हेलो बच्चों। तो आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10 आईसीएसई सीरीज़, जिसमें आज हम बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। इस वीडियो में मैं आपको सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगी। लास्ट ईयर के क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगी जो कि इम्पॉर्टेंट है। ऑल्सो लास्ट ईयर के क्वेश्चंस का टेस्ट होगा, क्विज होगा टेलीग्राम चैनल पे। तो अगर ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो आज हम पढ़ेंगे सेल के बारे में हमने 9th में पढ़ा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले रिवाइज करते हैं कि सेल क्या है। जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ, जैसे एक ईंट को जोड़ जोड़ के एक पूरी बिल्डिंग बनती है, वैसे ही सेल को जोड़ जोड़ के एक पूरी लिविंग ऑर्गेनिज्म बनता है। जैसे सेल डिवाइड हुआ और सेल बने, और सेल से टिश्यू बना, टिश्यू से ऑर्गन बना, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बना, तो इस तरीके से पूरा एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बनता है। तो सेल जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है जहाँ से शुरुआत होती है। ये दो टाइप्स के होते हैं, प्लांट सेल और एनिमल सेल। प्लांट सेल में सेल वॉल होता है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है ना। यहाँ पे इस चीज़ का सिग्निफिकेंस है। देखो, इस चैप्टर से में ना हर साल 5 नंबर का और उससे ज़्यादा नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। 5 नंबर का पूरा एक फुल सेक्शन होता है, जिसमें से एक क्वेश्चन आता है कई बार कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेल एंड गिव रीजंस टू इट। तो उसमें आपको सेल आइडेंटिफाई करना पड़ता है। तो उसमें क्या होता है, आपको सेल वॉल देखना होता है कि सेल वॉल प्रेजेंट है कि नहीं है, और साथ ही साथ इसके साथ रीज़न भी देना होता है। तो अगर एनिमल सेल है तो मतलब रीज़न ये होगा कि नो सेल वॉल इज़ प्रेजेंट, दैट्स व्हाई इट इज़ एन एनिमल सेल। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं न्यूक्लियस। नाउ सेल का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो होता है न्यूक्लियस, क्योंकि ये बाकी सेल फंक्शन को रेगुलेट करता है। इसका मतलब क्या है, बाकी जो ऑर्गेनेल है उनके काम को ये रेगुलेट करेगा। ये बेसिकली एक तरीके से हेडक्वार्टर है सारे फंक्शंस का। ठीक है, सारे फंक्शन संभालता है ये न्यूक्लियस। ठीक है, अलॉन्ग विद दिस इसमें क्रोमोसोम्स होते हैं, ये क्रोमैटिन फाइबर्स होते हैं। क्रोमोसोम्स क्रोमैटिन फाइबर्स में डीएनए होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, जो कि हेल्पफुल होता है इनहेरिटेंस में। इससे ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। अलॉन्ग विद दिस अगर आप सेल से न्यूक्लियस निकाल दो तो वो न्यूक्लियस सेल जो है मर जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियस से सारा काम संभालना है। अब जैसे सेल में एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, वैसे ही न्यूक्लियस में भी एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोप्लाज्मा। ठीक, अब आगे इसका डायग्राम देखते हैं। तो ये जो पहला डायग्राम है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस समझने के लिए मैं बता रही हूँ। देखो, इसमें देखो जो क्रोमोसोम्स है उसको एक्चुअली क्रोमैटिन नेटवर्क कहते हैं या फाइबर्स कहते हैं। ये डायग्राम जो तुमने 9th में पढ़ा हुआ है। एंड जो सेकेंड पिक्चर है ब्लैक एंड वाइट की, वो माइक्रोस्कोपिक है। तो एक और चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्मा। अब ये क्या होता है और न्यूक्लियोप्लाज्मा, इसमें क्या डिफरेंस होता है। देखो, न्यूक्लियोप्लाज्म अभी भी पढ़ा है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को कहते हैं, बट जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो सेल ही होता है। बट प्रोटोप्लाज्म में लिविंग मटेरियल होता है सेल का। अब जैसे कि सेल में सेल वॉल होता है, सेल वॉल एक नॉन लिविंग मटेरियल है। तो उस पूरे सेल को, प्लांट सेल को हम प्रोटोप्लाज्म नहीं कहेंगे। प्रोटोप्लाज्म जो है लिविंग मटेरियल होता है सेल का, which compromises of cytoplasm, nucleus और बाकी organelles, not cell wall. Okay. Now next up is your centrioles and esters. Centrioles and esters जो है एनिमल सेल में पाए जाते हैं। ये बेसिकली सेल डिवीजन को इनिशिएट करते हैं। और एक या दो सेंट्रियोल्स को हम सेंट्रोसोम कहते हैं। सेंट्रोसोम बेसिकली एक तरीके से प्लूरल फॉर्म हो गया सेंट्रियोल्स का। ठीक है, ये सेल डिवीजन को इनिशिएट करते हैं। इसका क्वेश्चन आया था 2011 में। क्वेश्चन यही था कि कौन सी चीज़ सेल डिवीजन इनिशिएट करती है, तो सेंट्रोसोम। फाइन। नेक्स्ट है क्रोमैटिन। क्रोमैटिन क्या होता है, जो न्यूक्लियस में पाया जाता है क्रोमैटिन फाइबर्स, वही क्रोमैटिन की बात कर रहे हैं मैं यहाँ। तो क्रोमैटिन दो चीज़ों से बना है, डीएनए और हिस्टोन्स। यहाँ पे डीएनए का फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2019-2014 में पूछा गया है इसका फुल फॉर्म। तो उसका फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, स्पेलिंग ध्यान रखना। और दूसरी चीज़ है हिस्टोन्स। हिस्टोन बेसिकली एक पर्टिकुलर प्रोटीन होता है जो डीएनए को जोड़े रखते हैं, बाइंड करे रहते हैं। ठीक, 8 हिस्टोन प्लस डीएनए दोनों को मिला के न्यूक्लियोसोम बनता है, जैसे आप पिक्चर में देख सकते हो। इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर ये देखो, न्यूक्लियोसोम इज द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ क्रोमैटिन। इसमें देखो जो डीएनए है उसको हिस्टोन के चारों तरफ जो है वाउंड कर दिया गया है, जोड़ दिया गया है। एंड हमें ये देखो, दिस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोसोम। पूरे एक यूनिट को कहते हैं हम न्यूक्लियोसोम। ठीक, नेक्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट डीएनए।
देखो डीएनए इट इज़ अ लार्ज मॉलिक्यूल जिसको हम माइक्रो मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं, which is composed of two complementary strands wound around each other in a double helix। ये लार्ज मॉलिक्यूल से बने रहते हैं, ठीक है, और इनमें दो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स होते हैं। दो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स का मतलब होता है दो अलग अलग, ठीक है, एंड ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होते हैं। डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है कि दो स्ट्रैंड्स होती हैं, ठीक है। नाउ टेल मी द जेनेटिक मटेरियल जिसमें सिंगल स्ट्रैंड होती है, टेल मी द कमेंट सेक्शन। तो देखो इस तरीके से ये आप दो स्ट्रैंड देख सकते हो एंड इसमें कई सारे कंपाउंड्स जुड़े हुए हैं, कई सारे एलिमेंट्स हैं इसमें। तो इट इज़ कंपोज ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। डीएनए इज कंपोज ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। तो न्यूक्लियोटाइड्स में तीन चीज़ें होती हैं, फॉस्फेट, शुगर और नाइट्रोजनस बेसिस। नो नाइट्रोजनस बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं, नॉट जस्ट 2050 बट कई सारे क्वेश्चंस आ गए हैं, ऑड वन आउट एंड नेम द थ्री नाइट्रोजनस बेसिस, ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं, तो ये ध्यान रखना। तो चार हैं, एडेनाइन, गुआनाइन, साइटोसिन एंड थायमाइन। एक और होता है जो यूरेसिल होता है बट ये डीएनए में नहीं पाया जाता, ये किसी और चीज़ में टाइप पाया जाता है। और देखो ये चीज़ ध्यान रखना, जो एडेनाइन है वो पेयर अप करेगा थायमाइन के साथ विद 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स एंड गुआनाइन विद साइटोसिन विद 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। इसको ऐसे समझो, देखो ये जो है एडेनाइन थायमाइन, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड पेयर बने हैं और ये देखो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है, दोनों अलग अलग है, ए नहीं है, ठीक है, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है। ये जो नाइट्रोजन बेसिस है वो शुगर से जुड़ा है और शुगर फॉस्फेट से जुड़ा है। इस पूरे यूनिट को हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं, ठीक है। और ये देखो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर बन रहा है इस तरीके से, और ये हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री रहते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब है कि ए टी सी जी, फिर देखो जी सी हो गया, फिर टी ए हो गया, तो इस तरीके से अलग अलग सीक्वेंसेस बनते हैं। अब इसी से रिलेटेड एक और चीज़ आती है जो कि जीन, बहुत बार पूछा गया है 2020 2013 डेफिनेशन पूछी गई है कि एक्सप्लेन द फॉलोइंग जीन्स। तो ये स्पेसिफिक सीक्वेंसेस होते हैं जिसमें पर्टिकुलर प्रोटीन होता है और पर्टिकुलर फीचर देते हैं। एक पर्टिकुलर जीन हेयर के लिए होता है, एक पर्टिकुलर जीन कलर आई कलर के लिए होता है, ठीक है। तो जीन्स जो स्पेसिफिक सीक्वेंसेस होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स के दैट इनकोड अ पर्टिकुलर प्रोटीन और पर्टिकुलर फीचर शो करते हैं। देखो जैसे इसमें ये जो जीन एक पर्टिकुलर सीक्वेंस बन रहा है, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स का, उसको हम जीन्स कहते हैं, ठीक। अब आगे आते हैं क्रोमोसोम्स क्या होते हैं। जो क्रोमैटिन फाइबर्स, जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स दिखे थे आपको न्यूक्लियस में, वही टर्म कंडेंस हो जाता है और क्रोमोसोम्स बनाते हैं, ठीक है, एंड इट वाज डिस्कवर्ड बाय वॉल्टर फ्लेमिंग। देखो इसमें डीएनए है, डीएनए हिस्टोन से जुड़ा न्यूक्लियोसोम बना है, न्यूक्लियोसोम कंडेंस होके क्रोमैटिन फाइबर्स बना है, क्रोमैटिन फाइबर्स और कंडेंस हो गए डीएनए बनाया, ठीक है। ये जिफ शो करता है किस कैसे क्या क्या चीज़ें बनती है। न्यूक्लियोटाइड से डीएनए, डीएनए हिस्टोन मिला के न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोसोम बन के क्रोमैटिन फाइबर और क्रोमैटिन फाइबर हाईली कंडेंस होके क्रोमोसोम्स बनाते हैं, ठीक। चलो नेक्स्ट आते हैं सेंट्रोमियर। ये बहुत पूछा गया है, इसकी लोकेशन बहुत पूछी गई है कि कहाँ पाए जाते हैं सेंट्रोमियर। देखो क्रोमोसोम्स ना दो तरीके के क्रोमोसोम्स को सिस्टर क्रोमोसोम्स कहते हैं या क्रोमैटिड्स कहते हैं, और ये दोनों को जोड़ा जाता है एक सेंट्रल में, एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं सेंट्रोमियर, ठीक। तो इसको हम कहते हैं सेंट्रोमियर, जो सेंटर में पाया जाता है, ठीक है, दोनों आर्म्स के बीच में पाया जाता है और ये सिस्टर क्रोमैटिड्स को जॉइन करते हैं। अभी आगे देखते हैं, तो अब एक बार हायरार्की देख लेते हैं। फॉस्फेट, शुगर और नाइट्रोजनस बेसिस मिला के डीएनए मिलता है, डीएनए हिस्टोन के साथ मिलकर न्यूक्लियोसोम बनाता है, न्यूक्लियोसोम क्रोमैटिन फाइबर बनाता है, क्रोमैटिन फाइबर हाईली कंडेंस होकर क्रोमोसोम्स बनाता है, ठीक। कुछ लोगों को थोड़ा कोई कन्फ्यूजन हो कुछ चीज़ों में, जैसे कि है आपका नाइट्रोजनस बेसिस, न्यूक्लियोसोम एंड न्यूक्लियोटाइड। देखो न्यूक्लियोटाइड जो है ना, डीएनए न्यूक्लियोटाइड से बना है, जो फॉस्फेट, शुगर, नाइट्रोजनस बेसिस है उसको न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। न्यूक्लियोसोम जब यही डीएनए हिस्टोन के साथ मिल जाता है, ठीक है, एंड नाइट्रोजनस बेसिस चार तरीके के होते हैं, एडेनाइन, गुआनाइन, साइटोसिन एंड थायमाइन, ठीक है। ये मैंने एक मैप बनाया या डायग्राम कह सकते हो जिससे आप समझ सकते हो। चलो मेन चीज़ तो कल ये बातें हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पे, सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल। तो सबसे पहले इसकी नीड क्या है, इसका यूज़ क्या है, सेल डिवीजन क्यों होना चाहिए। देखो मैं इसको कहती हूँ 3RG। इसका मतलब होता है ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, रिपेयरिंग एंड रिप्लेसमेंट। ग्रोथ में कैसे, अब एक न्यूबॉर्न बेबी है,
और वो एक पूरा एक ह्यूमन बीइंग, एडल्ट ह्यूमन बीइंग बन जाता है। ये क्यों होता है? क्योंकि सेल्स डिवाइड होते 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 ग्रोथ होती है, ठीक। रिप्रोडक्शन के लिए भी सेल डिवीजन होता है गैमेट्स फॉर्मेशन में। रिपेयरिंग, कहीं पे भी चोट लग जाती है तो सेल्स डिवाइड होके उसकी जगह ले लेते हैं, राइट। और डेड सेल्स को रिप्लेस करते हैं, ठीक है। तो ये यूज़ है सेल डिवीजन के। नेक्स्ट आते हैं टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन। देखो, दो टाइप्स होते हैं, माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस में ये इंपॉर्टेंट है कि सेम क्रोमोसोम्स नंबर रहते हैं और मियोसिस में हाफ क्रोमोसोम्स रहते हैं। अब जब आप दोनों के डिफरेंसेस देखते हैं, देखो माइटोसिस में क्या होता है, वो बॉडी या सोमैटिक सेल्स में होती हैं और मियोसिस रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में होते हैं। माइटोसिस जैसे कि जो हमने अभी भी ग्रोथ, रिपेयरिंग, रिप्लेसमेंट पढ़ा था, वो माइटोसिस की वजह से होता है। और जो गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में, वो मियोसिस की वजह से होता है। माइटोसिस पूरे साल भर चलता है, पूरी जिंदगी भर चलता है। और मियोसिस सिर्फ रिप्रोडक्टिव एज के लिए चलता है, जो कि 45 या 50 ईयर्स के लिए होता है। माइटोसिस से डिप्लॉयड क्रोमोसोम्स मिलते हैं और मियोसिस से हमें हैप्लॉयड क्रोमोसोम्स मिलते हैं, ठीक है। मतलब माइटोसिस में 2 1 मिलेगा और मियोसिस में n मिलेगा। हाँ, इंपॉर्टेंट है ये कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो ह्यूमन बॉडी में पाए जाते हैं वो 46 होते हैं। तो इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड एग्जाम में, ठीक। अब नेक्स्ट आते हैं माइटोसिस के फेजेस या कैरियोकाइनेसिस। 4 फेज होते हैं, लेकिन मैंने यहाँ 5 लिखा हुआ है समझाने के लिए। इसलिए अगर क्वेश्चन आए कि टाइप्स ऑफ फेजेस ऑफ माइटोसिस, तो उसमें आप सिर्फ 4 लिखोगे, जो कि होते हैं प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज, ठीक। इसका एक निमोनिक है, दैट इज आई प्रेफर मिल्क एंड टी, या आई प्रेफर मलयालम एंड तमिल, ये भी कर सकते हो। तो इससे आप याद रख कर सकते हो सीरीज ऑफ दी फेजेस ऑफ माइटोसिस। तो पहला जो फेज होता है वो इंटरफेज होता है, फिर दूसरा प्रोफेज, फिर मेटाफेज, फिर एनाफेज एंड टेलोफेज। चलो इसको पढ़ते हैं। तो जब माइटोसिस होता है तो कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। सेंट्रियोल्स और एस्टर्स फॉर्म होते हैं और स्पिंडल फाइबर। ये स्पिंडल फाइबर बेसिकली क्या होता है, स्पिंडल फाइबर्स से क्रोमोसोम्स अटैच होते हैं एंड बाकी 2 एंड्स में देख सकते हो सेंट्रियोल्स और एस्टर्स। तो इस तरीके का अरेंजमेंट होता है। और ये आप देख सकते हो एक मैप है। इंटरफेज में 3 फेजेस आते हैं, G1, S एंड G2, और बाकी माइटोसिस फेज को हम एम फेज भी कहते हैं, ठीक। ये मैप है। तो पहला है इंटरफेज। इंटरफेज क्या होता है? इंटरफेज में कोई डिवीजन विजन नहीं होगा, बट सिंथेसिस होगा। तो इस फेज में जो सेल होता है ना, वो ग्रो करता है और अपने क्रोमोसोम्स रेप्लिकेट करता है, ठीक है। डीएनए का सिंथेसिस होता है। और जैसे मैंने बताया, इस फेज में 3 फेजेस होते हैं, बेसिकली सब फेज होते हैं, G1, S एंड G2। देखो G1 में क्या होगा, आरएनए और प्रोटीन सिंथेसाइज होगा, ठीक। माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड हो गया और क्लोरोप्लास्ट डिवाइड होगा। देखो ये चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि किस फेज में आरएनए और प्रोटीन सिंथेसाइज होता है, किस फेज में डीएनए सिंथेसाइज होता है। तो ये चीज ध्यान रखना। दूसरे फेज में सिंथेसाइज ग्रोथ फेज में डीएनए सिंथेसाइज होता है। अब देखो 2020 में 2017 में ये क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन एमसीक्यू के फॉर्म में था, यही था कि सिंथेसिस ऑफ डीएनए किस फेज में होता है। तो दैट इज सिंथेसिस ग्रोथ फेज, एस फेज। नेक्स्ट फेज है G2, यह सेकेंड ग्रोथ फेज, जिसमें सिर्फ और सिर्फ सिंथेसिस होता रहता है और सेल जो है माइटोसिस के लिए रेडी हो जाता है, ठीक। ये यहाँ तक है इंटरफेज। फिर आते हैं हमारा पहला एम फेज, जो कि होता है प्रोफेज। इसमें देखो होता क्या है, तो साइड वीडियो में देखो तो जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है या न्यूक्लियोप्लाज्म है वो डिसअपियर हो रहा है, ठीक है। क्रोमोसोम्स यहाँ पे थिक हो जाते हैं और शॉर्ट बन जाते हैं, ठीक है। बेसिकली जो क्रोमैटिन फाइबर होता है वो कंडेंस होकर क्रोमोसोम्स बना लेते हैं। तो क्रोमोसोम जो है थिक हो जाते हैं, शॉर्ट हो जाते हैं। अब यहाँ पे आपका डुप्लीकेशन होगा क्रोमोसोम्स का, ठीक है। स्पिंडल फाइबर अपीयर होगा और क्रोमोसोम्स जो है इक्वेटर पे आने लगेंगे। इक्वेटर मतलब सेंटर पे, मिडिल पे आने लगेंगे, ठीक। ये प्रोफेज है ना। उसके बाद जो फेज आता है वो होता है मेटाफेज। मेटाफेज के एम से याद रखना कि मिडिल, मिडिल की वर्ड याद रखना, या इक्विलेटरल वर्ड याद रखना, ये कीवर्ड है ना। जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो इक्विलेटरल या मिडिल लाइन पे अरेंज हो जाते हैं और हर क्रोमोसोम्स जो है सेंट्रोमियर से अटैच हो जाते हैं। तो ये मेटाफेज से फिर आता है एनाफेज। एनाफेज में सेपरेशन होता है, जो 2 क्रोमैटिड्स होते हैं वो सेपरेट होके 2 अपोजिट पोल्स पे चल जाते हैं, जैसे वीडियो में दिखा रहा है, ठीक है। और ये होता है स्पिंडल फाइबर्स की वजह से। ये काम बेसिकली स्पिंडल फाइबर करता है, ठीक।
फिर इसके बाद टेलोफेज आता है। टेलोफेज में बेसिकली जब जो क्रोमोसोम्स एक दोनों अपोजिट पोल में आ जाते हैं तो जो क्रोमैटिड्स होते हैं वो लेंथन हो जाते हैं और थिन हो जाते हैं। बेसिकली यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर अपीयर होता है, न्यूक्लियस बनता है बेसिकली, ठीक है। जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो क्रोमैटिन फाइबर्स के फॉर्म में आ जाते हैं और साइटोकाइनेसिस होता है। साइटोकाइनेसिस मतलब कि सेल्स का क्लीवेज होना, सेल्स जो है दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाना, जैसे कि ये जो क्लीवेज दिख रहा है आपको इस तरीके से, ठीक। तो ये टेलोफेज है। अब बोर्ड में ये क्वेश्चन आ चुका है कि साइटोकाइनेसिस और कैरियोकाइनेसिस में बेसिकली डिफरेंस नहीं पूछा है, बट एक तरीके से आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। साइटोकाइनेसिस में सेल्स का डिवीजन होता है, ये टेलोफेज के एंड में होता है, और कैरियोकाइनेसिस जितना भी न्यूक्लियर चेंज होता है उसको कहते हैं कैरियोकाइनेसिस, ठीक। अब नेक्स्ट ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, गिव रीजंस में 5 नंबर के क्वेश्चन में 1 नंबर का ये चीज़ आती है कि एनिमल सेल है कि प्लांट सेल। देखो एनिमल सेल में देखो फॉलोइंग होती है, एस्टर्स प्रेजेंट होते हैं, बट प्लांट सेल में एस्टर्स नहीं फॉर्म होते और सेल प्लेट में इस तरीके का डिवीजन होता है, लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होता है, ठीक। तो ये था माइटोसिस। अब आते हैं मियोसिस पे। मियोसिस मैंने बताया था कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में ये होता है, टेस्टिस एंड ओवरी में, जहाँ पे क्रोमोसोम्स जो है हाफ हो जाती हैं, ठीक है। अब ये इम्पोर्टेंट है मिक्सिंग ऑफ जीन्स में, मतलब कि बेसिकली यहाँ पे रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है कि जहाँ पे जीन्स जो है मैटरनल पैटर्नल के मिक्स हो जाते हैं। नेक्स्ट इज ये बहुत पूछा गया है होमोलोगस क्रोमोसोम्स, जो ग्रीन में लिखा है वो एग्जैक्ट ऐसे ही क्वेश्चन आया था नेम द फॉलोइंग में, और इसका बताना था आपको टर्म, ठीक है। तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो है वो क्रोमोसोम्स होते हैं जिसके शेप साइज एकदम सेम रहता है और ये एक पेरेंट से ही डिराइव्ड होते हैं, ठीक है, मतलब इसमें सेम जीन्स रहते हैं, ठीक। तो ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स है और यहाँ पे ये चैप्टर खत्म होता है। तो जैसे कि देखा इस पीपीटी में मैंने कई सारे लास्ट ईयर क्वेश्चन के बारे में बताया था और ईयर भी बताया था। ऐसे कई सारे क्वेश्चंस हैं जो मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया है, तो अगर उसका एक लाइव क्विज चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दिएगा। लास्ट ईयर के क्वेश्चंस होंगे उसमें सब, और ये लाइव होगा, ठीक। तो टेल मी इन द कमेंट सेक्शन अबाउट दिस वन, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और लाइक करना सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऐसे ही और वीडियोस आने वाली हैं with last year's questions, everything in detail. Alright.